Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your educator Zakwan Sheikh. So today we are again starting with very next interesting topic, that is silent features of the Indian Constitution. तो हम शुरू करने से पहले अन अकेडमी ने 3 कंप्रेसिव बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन एक कोर्स शुरू किया यूपीएससी सीएससी 2021 नाउ मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है और लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 हिंदी जीएस बैच कोर्स है जो कि आपको हिंदी वर्जन में मिल सकता है। तो एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन हो जाइए, हिंदी वर्जन भी आपको मिल सकता है। तो इसके सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, जो कि आपको 24 मंथ पर 75% ऑफ मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये हमारा सिंपल YT ये प्रोमो कोड है, ये प्रोमो कोड यूज़ कर करके आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है, 10% डिस्काउंट मिल सकता है हर सब्सक्रिप्शन पर। तो आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करिए। एंड अगेन 12 मंथ पे आपको 58% ऑफ मिल जाएगा और प्रोमो कोड करके यूज़ करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। देन दिस आर दी टॉप एजुकेटर्स, जो कि टॉप एजुकेटर्स है राकेश वर्मा सर, मुराल पटेल सर, आतिश माथुर सर, जो कि टॉप एजुकेटर्स से आपको सीखने को मिल सकता है। नाउ एनरोल नाउ फॉर फ्री, क्योंकि एनरोलमेंट फ्री है, सो यू कैन ज्वाइन एज सून एज अर्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करने से पहले हम पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या लिया था। हमने पिछले लेक्चर में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया था। क्या है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हिस्ट्री है, रोड मैप टू द महात्मा गांधी, क्या क्या स्ट्रगल किया हर घर ने, वो हमने लिया था। नाउ स्टार्टेड विथ साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट जो देखिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो साइलेंट फीचर में हाईलाइट किए गए हैं, दैट इज 7th, 42nd, 44th एंड 74th एंड 78th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि दिस आर द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स इन साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इनसे 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। ये प्रीलिम्स में आपको आ सकता है, तो आप ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए। वैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे नोट्स, PDF हैंड रिटन नोट्स, आप ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। नाउ शुरू करने से पहले अभी मैंने पॉलिटी जो सब्जेक्ट है आपको बोला था कितना इंपॉर्टेंट है। 30% जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस आते हैं वो पॉलिटी के आते हैं, तो आपको सब कंसेप्ट वाइज जाना है, सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, सब डाउट्स आपको क्लियर करने हैं। तो आप सिर्फ पॉलिटी के लक्ष्मीकांत का बुक ही ना पढ़िए, बाकी सब बुक्स पढ़िए। हम तो वैसे आपके सब कंसेप्ट क्लियर करेंगे ही, तो आप सिर्फ एक ही बुक पढ़ करना चाहिए। आप सब ओवरऑल स्टडी कर जाइए पॉलिटी का, क्योंकि 30% आपको जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में एज वेल एज इन मेंस एग्जामिनेशन, तो आपको पॉलिटी के होते हैं। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। हम आपके सब डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको सब साइलेंट फीचर बता देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे क्या क्या है इसके एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आगे। तो मैं आपको साइलेंट फीचर बता देता हूँ पहले। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, मिक्सअप ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल विद यूनिटरी बायस और यूनिटरी सिस्टम, इसे यूनिटरी सिस्टम भी कहा जाता है, यूनिटरी बायस भी कहा जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे DPSP कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है उसका DPSP। सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंट बॉडीज़, इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 टायर गवर्नमेंट। दिस आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको मैंने पढ़ के दिखाए हैं। दिस आर द साइलेंट फीचर्स। आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको इस पढ़कर ही ध्यान में आ जाएंगे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। लेंथीएस्ट मीन्स सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे 2 होते हैं। तो आप दिमाग में ये सोच मत रखिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स लिखा हुआ और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स नहीं लिखा हुआ। ऐसे ये दिमाग में से आप ये निकाल दीजिए। आप डाउट क्लियर कीजिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब
जो कि चेंज नहीं हो सकता, इट कैन नॉट चेंज ईजिली। ओके, तो हमने अमेरिका, यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू राइट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए एक से पहली कंट्री है जिन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फ्लेक्सिबल, क्योंकि डिपेंड्स ऑन ट्रेडिशन कस्टम्स, तो वो चेंज कर सकते हैं आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इजीली चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिफरेंस समझ में आया दोस्तों, व्हाट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो आप चेंज नहीं कर सकते, इट्स ए बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल जो लॉ होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, तो आप कभी चेंज नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि यूएसए ने पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, हमने उनसे अडॉप्ट किया और लेंथीएस्ट बना दिया। नाउ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कौन सी कंट्री जिनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटिश ने पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि क्यों अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशन कस्टम, जो उनके ट्रेडिशन से, जो उनके कस्टम से, जो उनके पिछले जो है वो इट इज़ डिपेंड ऑन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ डिपेंड ऑन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें चेंजेस होते जाते हैं, वो चेंजेस करते जाते हैं इसमें, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशन एंड कस्टम। ओके, समझ में आ गया दोस्तों, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इन चीज़ों को यूएसए से अडॉप्ट किया है और उसे लेंथीएस्ट बना दिया, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? कैसे हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना? तो उसके ये रीज़न है, जोग्राफिक रीज़न। जोग्राफिक है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल स्टेट्स एंड ओवरऑल कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दैट इज़ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जोग्राफिक रीजन, आप इंडिया को देख लो यार, इंडिया को कितना जोग्राफिक कितना बड़ा है इंडिया, कितनी वैराइटीज़ है इंडिया में, कितने लोग रहते हैं, कितने पॉलीग्लॉट स्ट्रक्चर है इंडिया में। तो दैट्स वाई जोग्राफिक रीजन, ये भी एक रीज़न है, ये भी एक टॉपिक है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इसलिए हमने लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जोग्राफिक रीजन की वजह से। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल स्टेट्स एंड ओवरऑल कंट्री, जो कि कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है टू ऑल स्टेट्स, भारत में जितने स्टेट्स है, जितने शहर है, जितने सिटीज़ है, जितने विलेजेस है, दैट्स आवर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके लिए कॉमन लॉ है, सबके लिए कॉमन फंडामेंटल राइट्स है, जो कि चेंज नहीं हो सकता। दिस इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इट कैन नॉट चेंज इजीली। इट इज़ कॉमन टू ऑल स्टेट्स एंड ओवरऑल कंट्री, जो कि पूरे कंट्री के लिए कॉमन है, ध्यान रखिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देखिए कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑलमोस्ट 55 to 60% जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है आर टेकन फ्रॉम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्यों कहा जाता है? इसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्यों कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिए कि आप मेरे पिछले वीडियो में देखिए कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपके आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। नागे रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये दूसरा साइलेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं? रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी मीन्स टफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, टफेस्ट मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ माना जाता है कुछ आर्टिकल्स हार्ड है, कुछ आर्टिकल्स ईजी है, दैट्स फॉर रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट चेंज ईजिली, क्योंकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज टफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज टफेस्ट आर्टिकल्स विच इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। नाउ फ्लेक्सिबल मीन्स ईजी टू चेंज एंड शॉर्टेस्ट एक्ट, क्योंकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट एक्ट, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट आर्टिकल, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसे कहते हैं रिजिड एक्ट। रिजिड एक्ट, तो रिजिड एक्ट आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि रिजिड एक्ट मीन्स लॉन्गेस्ट एक्ट, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ये ध्यान रखिए। और फ्लेक्सिबल मीन्स इट इज़ ईजी टू चेंज, जो कि ईजी टू चेंज है, ईजी चेंज हो सकते हैं। एंड शॉर्टेस्ट एक्ट, जो कि शॉर्टेस्ट एक्ट है, ओके, मोस्ट ऑफ ईजी एंड मोस्ट ऑफ डिफिकल्ट। अभी रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है साइलेंट फीचर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? क्योंकि रिजिडिटी प्लस टफेस्ट एक्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्लस ईजी एक्ट, बहुत कम्बिनेशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि टफेस्ट एक्ट भी है और सिंपल एक्ट भी है, इजी एक्ट भी है, शॉर्टेस्ट एक्ट भी है। इट कैन चेंज इजीली और इट कैन नॉट चेंज इजीली, और दो का कम्बिनेशन है, दोनों का कम्बिनेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इट इज फॉर रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट इज फेडरल विद यूनिटरी सिस्टम?
फेडरल विद यूनिटरी सिस्टम, अभी कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा तो फेडरल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वर्ड नहीं है, सही है ना। फेडरल हमारा वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फेडरल वर्ड नहीं है, तो फेडरल क्वासी फेडरल, दैट्स कॉल्ड क्वासी फेडरल, ये भी हमारा वर्ड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देन फेडरल मीन्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्लस सुप्रीमेसी ऑफ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फेडरल विद यूनिटरी बायस है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरेशन तो कहीं लिखा नहीं हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि फेडरेशन लिखा नहीं हुआ है, तो कैसे, पर हमारा कंट्री फेडरल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, हमारी कंट्री सोवेरियन है, फेडरल है। तो आप समझ के रिलीव फेडरल कहीं ना लिखा हुआ है, पर हमारी कंट्री फेडरल है, फेडरल विद यूनिटरी सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर्स मीन्स IAS IPS आर इन्वॉल्व इन यूनिटरी सिस्टम्स, जो कि यूनियन है, यूनिटरी सिस्टम्स है। ना फेडरल मीन्स क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये तो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है प्लस सुप्रीमेसी ऑफ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है, बट फेडरल नहीं है। तो हमारा कंट्री वैसे भी फेडरल है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नाम नहीं है फेडरल का, पर तब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और हमारी कंट्री फेडरल है एंड यूनिटरी सिस्टम लाइक IAS एंड IPS ऑल्सो। नेक्स्ट जो कि साइलेंट फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब किसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो देखते हैं मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल जो कि आप समझ सकते हैं, मेजॉरिटी पार्टी रूल मीन 273 जब आपकी सीट्स आते हैं चुनकर, तो आपकी मेजॉरिटी पार्टी रूल बन जाती है, दैट्स कॉल्ड मेजॉरिटी पार्टी रूल विच इज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव। नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, ये आप आर्टिकल 75 में पढ़ सकते हैं। देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, दैट इज आर्टिकल 75। आप पढ़िए आर्टिकल 75, आपको सब समझ जाएंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव एंड मेजॉरिटी पार्टी रूल, आप समझ गए दोस्तों। मेजॉरिटी पार्टी रूल किसे कहते हैं? मेजॉरिटी पार्टी रूल इसे कहते हैं कि आपके राज्यसभा में 273 आपके वोट्स आ जाते हैं, आपकी सीट्स आ जाते हैं, तो आपकी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी रूल बन जाती है, आपके सबसे ज़्यादा सीट्स वहाँ पर हो जाते हैं। ओके, तो आपकी सरकार बन जाएगी 273 आए तो, दैट्स कॉल्ड मेजॉरिटी पार्टी रूल। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, दैट इज आर्टिकल 75। तो ओके, आर्टिकल 75 में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटिव। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटिव ऑल्सो ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, दैट इज क्या है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस? दैट इज राज्यसभा एंड उसके साथ साथ लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा तो होंगी पर लेकिन लोकसभा भी होंगी, क्योंकि आपकी एक मेजॉरिटी सीट्स बन जाती है, जो कि आपकी राज्यसभा में एक मेजॉरिटी सीट्स बन सकती है, तो वो पूरे साल तक, सालों साल तो नहीं चल देंगे, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। सो दैट्स वाई लोकसभा इज ऑल्सो इम्पॉसिबल एंड असेंबली also membership of ministers and legislative and dissolution of lower house, that is Lok Sabha, example राज्य सभा एंड लोकसभा। क्योंकि आपके क्योंकि सीट्स आ जाती है, सीट्स आ जाती है आपके ज़्यादा, तो आपकी सालों साल तो नहीं चल सकती वो सरकार, तो इस दैट्स वाई राज्यसभा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और असेंबली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, क्योंकि सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी दैट इज जुडिशियल रिव्यू, दैट्स नथिंग बट जुडिशियल, नॉट डाउट अबाउट इट। सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इट इज़ ए जुडिशियल रिव्यू है विच इज़ इन आर्टिकल 13। आप देख सकते हैं आर्टिकल 13 में जो कि आपको सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी आपको मिल जाएगा, आपके कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जो कि इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्यों कहा जाता है इस साइलेंट फीचर को इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी? दैट इज़ हमको मालूम है कि लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देयर आर द 3 स्टेप्स, है ना। लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। देयर आर द 3 स्टेप्स ऑफ द लॉ इन इंडिया। तो इट इज सेम लॉ थ्रू आउट, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सेम है सबके लिए, सब कंट्री के लिए और ओवरऑल कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, विलेजेस के लिए, सिटीज़ के लिए, जो आप मैंने पीछे आपको बता दिया है कि इट इज़ ए सेम लॉ थ्रू आउट। तो दैट्स वाई इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दैट इज सेम लॉ थ्रू आउट। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट है, जो प्रिंसिपल है, इट इज़ ए सेम थ्रू आउट, द सेम, सब सेम है, नो डाउट अबाउट इट। नाउ प्रोटेक्ट द जुडिशरी, प्रोटेक्ट द जुडिशरी मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्ट द जुडिशरी क्या ये कंसेप्ट है? दैट इज आर्टिकल 124, 125 एंड 126।
तो आपको मिल जाएगा। जो प्रोटेक्ट द जुडिशरी मीन्स अलाउंस टू जजेस देयर पेमेंट्स एंड देयर प्रोटेक्ट टू सिक्योर, दैट इज सिक्योर प्रोटेक्शन उनके लिए, प्रोटेक्ट द जुडिशरी, दैट्स कॉल्ड अलाउंस टू द जजेस इन इंडिया, इन सुप्रीम कोर्ट्स, इन हाई कोर्ट, इन लोअर कोर्ट ऑल्सो, एंड विच इज़ इन आर्टिकल 124, 125 एंड 126, जो कि आर्टिकल 124 में है, 125 में है और 126 में आपको मिल जाएगा। दैट इज प्रोटेक्ट द जुडिशरी विच इज़ इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिस्पेक्टिवली। अगेन अपेक्स कोड, ये आपको प्रीलिम्स में सवाल आता है, ध्यान दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, वैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपेक्स कोड, तो अपेक्स कोड इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट विच इज़ इन अपेक्स कोड, ऐसे वन सिंगल अपेक्स कोड इन सुप्रीम कोर्ट। ये आपको प्रीलिम्स में सवाल आता है अपेक्स कोड के बारे में। अपेक्स कोड ये कहा है वन सिंगल अपेक्स कोड इन सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वन सिंगल है जो कोर्ट है, दैट्स कॉल्ड अपेक्स कोड, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही, सिर्फ नो लोअर कोर्ट, नो हाई कोर्ट, इट इज़ ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। प्रीलिम्स में आपका सवाल आता है, ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स में आपको सवाल आता है अपेक्स कोड के ऊपर। तो अपेक्स कोड कहाँ है? इट इज सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, वन सिंगल अपेक्स कोर्ट्स इन सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो चलिए आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर आपको मालूम है, सेक्युलर मीन्स सर्वधर्म सम्मान, है ना। सेक्युलर जो कि सर्वधर्म सम्मान है, डिजाइडेड इन प्रियम्बल में आपको मिल जाएगा सेक्युलरिज्म जो कि सेक्युलर स्टेट है, जो कि सेक्युलर कंसेप्ट है, डिजाइडेड इन प्रियम्बल, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे ही। प्रियम्बल का जो हमारा अगला वीडियो रहेगा, तो आप जुड़ जाइए दोस्तों, हम आपके सब कंसेप्ट्स को पूरा करेंगे। आप ऐसा मत समझिए कि आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके वीडियो आपके हर एक सवाल पर एक वीडियो लेंगे, हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो उस पर सेपरेट लेंगे। आप डरिए मत, आपके सब कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपके स्कोर बढ़ेगा, इस पर ध्यान देंगे हम। तो चलिए, सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट ये प्रियम्बल में जो है, जो ऐड किया गया है सेक्युलर स्टेट। तो क्या होता है सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर इज एडेड इन प्रियम्बल ऑल्सो, नॉट इज नथिंग बट सर्वधर्म सम्मान, जो कि सर्वधर्म सम्मान है सेक्युलर स्टेट, जो कि हम कहते हैं सेक्युलरिज्म मीन्स सर्वधर्म सम्मान, जो कि सब धर्म है और सम्मान है इंडिया में, इंडिया के लोगों में, जो कि सर्वधर्म सम्मान है। नो कंप्रोमाइज़, कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं है बिटवीन लोअर पीपल एंड हायर पीपल, ऐसा कुछ नहीं इंडिया में। तो इट इज़ ए सेक्युलर स्टेट, जो कि साइलेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ विच इज़ इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज़ 1976 आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो कि आपके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपको सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको क्या क्या दिए गए हैं, विच इज़ इन एडेड इन 42nd, विच इज़ ऑल्सो सेक्युलरिज्म, जो कि आपको सेक्युलरिज्म की पूरी डिफिनेशन मालूम हो सकती है, जो कि इट इज़ इन्वॉल्व इन 42nd ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1976 आर्टिकल, जो कि 1976 आर्टिकल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि सेक्युलर स्टेट किसे कहते हैं वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। आप पढ़िए दोस्तों, हर एक कंसेप्ट आपके क्लियर कीजिए, हम तो करेंगे ही। नाउ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ किसे कहा जाता है? इंडिपेंडेंट बॉडीज़ तो देखेंगे हम। इंडिपेंडेंट बॉडीज CAG का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल ऑडिट एंड जनरल ऑफ लोकसभा, जो कि CAG का मतलब है, आप लिख कर लीजिए, कई बार आ सकता है ये क्वेश्चन आपको। इंडिपेंडेंट बॉडीज़, कंट्रोल ऑडिट एंड जनरल ऑफ लोकसभा, जो कि क्या होता है कंट्रोल ऑडिट एंड जनरल ऑफ लोकसभा? जो कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होते हैं जिनको आप आर्टिकल 148 टू 151 आप पढ़िए, 148 टू 151 जो कि जो आर्टिकल है, तो आप पढ़िए, इनमें से आपको मिल जाएंगे। विच गिव्स स्ट्रॉन्ग पावर ऑन लोकसभा, जो कि कंट्रोल ऑडिट एंड लोकसभा, कंट्रोल ऑडिट और लोकसभा, जो कि इनको क्या दिया गया है? इनको पावर दिया गया है, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं लोकसभा पर। आप पढ़िए 148 टू 151, आपको समझ आएगा कि कितने पावर दिए गए हैं इनको। कंट्रोल ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑफ लोकसभा, सॉरी जनरल ऑफ लोकसभा, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्म that is CAG, this is the longest form, that is control audit and जनरल ऑफ लोकसभा, जो कि आर्टिकल 148 टू 151 आपको समझ आएंगे कितने आपको पावर्स दिए गए हैं CAG को, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लोकसभा पर, वगैरह वगैरह। तो चलेंगे UPSC एंड FC, ये आपका UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो इज इन्वॉल्व इन इंडिपेंडेंट बॉडीज विच इज़ इंक्लूडेड इन साइलेंट फीचर्स एंड ऑल्सो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना दोस्तों।
जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्वॉल्व किए गए हैं। और इस इमरजेंसी प्रोविजंस, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है इन्वॉल्व इसका। तो क्या है आर्टिकल 352, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी। अब यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी मत लाना, ये दिमाग में आप निकाल दो कि स्टेट इमरजेंसी, नो स्टेट इमरजेंसी, इट इज़ ए नेशनल इमरजेंसी। दैट इज़ आर्टिकल 352 विच इज़ रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 है काय से रिलेट करता है, नेशनल इमरजेंसी को रिलेट करता है। नाउ 356, आर्टिकल 356 दैट इज़ रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल। ओके, ये हमने अडॉप्ट किया है जर्मनी से, हमें मालूम है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि इमरजेंसी जो प्रोविजंस है आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, हमने ये इमरजेंसी के बेमार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से अडॉप्ट किया ये चीज़ें प्रोविजंस विच इज़ इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल, जो आर्टिकल 352 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल, जो कि प्रेसिडेंट रूल को रिलेट करता है, दैट इज विच इज़ इंक्लूडेड इन इमरजेंसी प्रोविजन रिस्पेक्टिवली। नाउ आर्टिकल 360, क्या है आर्टिकल 360? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 जो है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि रिलेट करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को, है ना दोस्तों। तो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है ये दोस्तों? इमरजेंसी प्रोविजंस बेमार जो कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, वहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, विच इज़ इन आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी मत लाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आर्टिकल 352 है, वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी मत लाना। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी रिस्पेक्टिवली। नाउ अब हम देखेंगे कि जो है रिटायर गवर्नमेंट, क्या है रिटायर गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पहले मेरे वीडियो में मिल जाएगा। पर रिटायर गवर्नमेंट इज़ नथिंग बट यूनियन प्लस स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट, है ना दोस्तों। रिटायर गवर्नमेंट जो है यूनियन प्लस स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट, इसे कम्बिनेशन कहा जाता है यूनियन गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी और लोकल गवर्नमेंट का भी, है ना दोस्तों। दैट्स कॉल्ड रिटायर गवर्नमेंट। नाउ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि रिटायर गवर्नमेंट के मेन बेसिक है, इट इज़ रिलेटेड टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो आपको पहले वीडियो में भी मिल जाएगा। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट मैंने कहा है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसको रिलेट करता है दोस्तों? दैट इज रिलेटेड टू पंचायती राज। ओके, 73rd अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू पंचायती राज एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इज़ नथिंग बट अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट और म्यूनसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इट इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज, इट इज अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज। दैट्स कॉल्ड रिटायर गवर्नमेंट। रिटायर गवर्नमेंट किससे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है रिटायर गवर्नमेंट? आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि रिटायर गवर्नमेंट इज़ नथिंग बट व्हाट इज रिटायर गवर्नमेंट इज़ नथिंग बट पावर्स विच इज गिव्स ऑन द फॉर द पीपल, जो कि पीपल को जो पावर्स दिए हैं हमने, जो पावर्स दिए हैं पीपल को, जो कि हमने रूल्स दिए, राइट्स दिए हैं पीपल को, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए हैं पीपल को, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं पीपल को, विच इज़ इन्वॉल्व इन रिटायर गवर्नमेंट्स एंड विच इज़ रिलेटेड टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आप ये एक्ट पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़ा ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ये पॉलिटी। हमें पता है कि आप नोट्स खुद बना कर रखिए, वैसे तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। तो आपके सब कंसेप्ट अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होते इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से लेंगे। जो आपके कंसेप्ट डाउट्स क्लियर नहीं हुए हम फिर से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम अगले वीडियो में फिर से जुड़ेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।